हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी की हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं का हम प्रश्नावली 1.2 के इस वीडियो में हम सारे सवालों को हल करने वाले हैं, है ना। प्रश्न 1 से लेकर 7 तक के सारे सवालों को हल करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान लगाकर समझिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा 5005, पाँचवा 7429। हमें इनको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो देखिए, हम सवालों को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें पहला सवाल में, है ना, पहला दिया है 140। तो देखिए हम 140 का यहाँ पर गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए 140 में हम भाग देते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देकर देखते हैं 2। तो देखिए 2 सत्ती होगा 14, 0 का 0, 2 तिया 6, बचा यहाँ पर 1, इसके साथ जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में 2 का भाग जाता है 5 बार। अब देखिए 35 में 2 का भाग नहीं जा सकता है, तो हम इससे बड़ी संख्या लेंगे। देखिए 35 में 3 का भाग भी नहीं जा सकता है, 5 का भाग जा सकता है। तो देखिए 5 पाना 7 होता है 35, 7 में 7 का भाग एक बार जाएगा। तो मतलब 140 के यहाँ पर गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, या हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। इसी प्रकार हम 156 का भी निकालते। तो देखिए 156 बराबर से, तो आइए हम 156 के यहाँ पर भाग देकर देखते। तो देखिए 156 2 से भाग देकर देखते हैं। 2 7 14, बचा 1, यहाँ पर जुड़ गया 2 8 16, 2 तिया 6, बचा 1, 2 9 18, 3 1 कम 3, और यहाँ पर 3 तिया 9। अब 13 में 13 का भाग एक बार जाएगा। मतलब यहाँ पर इसके गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे में हमें दिया है 3825। तो आइए हम 3825 का यहाँ पर गुणनखंड निकालते हैं। ये लिख दिया हमने 3825। अब देखिए 3825 में जो आखिरी संख्या है, आखिरी अंक इसका है 5, तो इससे 2 का भाग तो नहीं जा सकता इसमें, है ना। इसके बाद हम 3 से भाग देकर देखते। तो देखिए 3 हमने यहाँ पर लिखा, 3 1 कम 3, 3 2 6, बच्चा 2 यहाँ पर जुड़ गया, 3 7 21 हो गया, बच्चा 1 यहाँ पर जुड़ गया, 3 5 15। फिर हम इसमें 3 का भाग देकर देखते हैं। तो देखिए 3 4 12, 3 2 6, बचा 1, 3 5 15। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 1 कम 3, बचा 1, 3 4 12, बचा 1, 3 5 15। अब यहाँ पर 145 में 3 का भाग नहीं जा सकता है, तो हम इससे बड़ी संख्या का भाग देकर देखते हैं। तो देखिए आप, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 425 में 3 का भाग नहीं जा सकता है। अब हम इसमें 5 का भाग देकर देखते। तो देखिए 5 8 होता है 40, बचा 2, 5 25। फिर हम 5 का भाग देकर देखते हैं। तो देखिए 5 1 कम 5, बचा 3, 5 7 35, 17 में 17 का भाग जाएगा एक बार। तो इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17। तो ये आपका आ गया है। इसी प्रकार हम चौथा जो आपको दिया है 5005 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिएगा इसमें, देखिए आप, इसमें 5005 में आखिरी अंक है 5, मतलब कि इससे 5 का भाग जा सकता है। तो देखिए हम 5 का भाग देकर देखते हैं।
5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। अब देखिए इसमें आखिरी का अंक है 1, मतलब कि इसमें 5 का भाग नहीं जा सकता है, तो हम इसमें बड़ी संख्या लेते हैं 7, 7 का भाग देकर देखते हैं। तो देखिए 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौ 28 बचा 2, 7 तिया 21। 143 में 7 का भाग नहीं जा सकता है ना, तो हम इसमें भाग देकर देखते हैं 13 का। तो देखिए 13 कम 13 बचा 1, 13 कम 13, 11 में 11 का भाग जाएगा एक बार। तो मतलब कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं 5 गुणित 7 गुणित 13 गुणित 11, यह आपके निकल कर आ चुके हैं। अब हम आखिरी संख्या देख लेते हैं। आखिरी संख्या आपको दी है ना, 5वीं आपको दी है 7429। तो देखिए आप यहाँ पर 7429, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर केवल 23 का भाग जा सकता है ना। आप कर देख सकते हैं है ना। यहाँ पर ना तो 2 का भाग जाएगा, ना ही 3 का, ना ही 5 का, ना ही 7 का, ना ही 11 का, ना ही 13 का, ना ही 17 का, ना ही 19 का। यहाँ पर भाग जाएगा सीधे 23 का। तो देखिए 7429 में 23 का भाग जाएगा 323 बार। अब 323 में सिर्फ 19 का भाग जा सकता है, तो हम यहाँ पर भाग देकर देखेंगे। तो देखिए 323 में 19 का भाग जाएगा 17 बार, और 17 में 17 का भाग जाएगा एक बार। तो इस प्रकार 7429 के अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं। हम इन्हें क्रम से लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 17, उससे बड़ी संख्या 19 और उससे बड़ी संख्या 23। तो यह आपके अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं। तो इस प्रकार आपको प्रश्न 1 को हल करना था। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर से HCF गुणित एलसीएम है। पहला 26 और 91, दूसरा 510 और 92, तीसरा 336 और 54। कुल मिलाकर यहाँ पर मतलब ये है कि हमें इन संख्याओं के सबसे पहले HCF और एलसीएम का मान ज्ञात करना है, और फिर एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर से HCF गुणित एलसीएम। इन पर हमें इनके HCF और एलसीएम और संख्याओं का मान रखकर देखना है और जांच करना है कि यदि इन दोनों के मान बराबर हुए तो ये मान जो निकले हैं वे सत्य है। तो आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए पहली संख्या में दी है 26 और 91। तो सबसे पहले हम HCF और एलसीएम का मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम 26 का यहाँ पर गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 में 13 का भाग जाएगा एक बार। इसी प्रकार 91 का आप देखिए है ना, 91 में आप देख सकते हैं यहाँ पर 91 में 13 का भाग जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का भाग जाएगा एक बार। मतलब कि 26 के यहाँ पर गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं। 26 का गुणनखंड है 2 गुणित 13, और 91 का गुणनखंड होगा 7 गुणित 13। तो आइए हम इसका HCF निकालते हैं। HCF मतलब उभयनिष्ठ में सबसे छोटी घात का गुणनफल है ना। तो देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या है, इन दोनों में उभयनिष्ठ है 13, इनमें सबसे छोटी घात है 1। तो यहाँ पर HCF कितना आ जाएगा आपके पास, HCF आपके पास आ जाएगा 13। अब हम निकालते हैं LCM। तो देखिएगा आप यहाँ पर आप देख सकते हैं LCM मतलब कि उभयनिष्ठ में सबसे बड़ी घात और जो बाकी बची संख्या है उनमें हम गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ है 13, 13 में सबसे बड़ी घात क्या होगी, 13 की घात 1 गुणित जो बची संख्या है 2 गुणित 7। तो हम इनका गुणा कर देते हैं। 13 दूनी 26 गुणित 7, 7 सिंह 42 का 2, हासिल का 4, 7 दूनी 14 और 4 18। HCF आपके पास आ चुका है 13 और LCM आपके पास आ चुका है 182। आइए अब हम इस सूत्र में मान रखकर देखते हैं और सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर आपका सूत्र है आपके पास दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर से HCF गुणित LCM। अब देखिए हमें संख्या क्या दी है, 26 और 91, इनका गुणनफल बराबर से HCF का मान है आपके पास 13 गुणित LCM का मान है 182। तो देखिए 26 में आप 91 का गुणा करके देख सकते हैं। आप 26 में 91 का गुणा करके देखिएगा तो आंसर आएगा आपके पास 2366 बराबर से 182 में जब आप 13 का गुणा करिएगा तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2366। मतलब कि इन दोनों के मान बराबर है, अतः यहाँ पर ये सिद्ध हो जाएगा, है ना। जांच यहाँ पर आपकी पक्की हो जाएगी। इसके बाद हम सेकंड सवाल लेते हैं, है ना। इसी का हम सेकंड सवाल लेते हैं जो कि है 510 और 92। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इनके HCF और LCM के मान निकालते हैं। इसके लिए हम 510 के यहाँ पर गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए दूसरा भाग देते थे। सबसे प्रथम हम 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 पंचे 10। यहाँ पर अब भाग जाएगा किसका, यहाँ पर अब भाग जाएगा 3 का। 3 8 24 बचा 1, 3 5 15। फिर यहाँ पर भाग जाएगा 5 का, 5 एकम 5 बचा 3, 5 7 35, 17 में 17 का भाग जाएगा एक बार। इसी प्रकार 92 का हम निकालते हैं। तो 92 2 4 8 बचा 1, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 23 में 23 का भाग जाएगा एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 510 के यहाँ पर गुणनखंड निकले हैं 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, और 92 के यहाँ पर गुणनखंड निकले हैं 2 गुणित 2 गुणित 23, और हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 23। तो आइए हम HCF निकालते हैं। तो देखिए HCF बराबर से, HCF मतलब कि ओवेनिस्ट में सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पर ओवेनिस्ट क्या है इन दोनों संख्या में, इन दोनों संख्या में ओवेनिस्ट निकल कर आ रहा है 2। 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 2 की सबसे छोटी घात यहाँ पर आप देख सकते हैं 1। तो मतलब कि 2 की घात 1, मतलब कि HCF आपके पास निकल कर आ चुका है 2। इसी प्रकार हम निकालते हैं LCM। LCM मतलब कि ओवेनिस्ट में बड़ी घात और जो बची संख्याएं हैं उनका गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं दोनों संख्या में ओवेनिस्ट क्या है ना, बड़ी घात है 2 की घात 2 गुणित जो बचा है, क्या बचा है आपके पास 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23। तो इनका आप गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 की घात 2 मतलब 4 गुणित 3 5 15 गुणित, है ना, 17 गुणित 23। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर फिर आगे गुणा करते हैं। तो 15 चौ, है ना, 15 दूनी 30, 15 3 50, 15 चौ 60 गुणित 17 में आप 23 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप गुणा कर कर देख सकते हैं, इसका आंसर आएगा आपके पास 23,460। यह आपका LCM निकल कर आ जाएगा। अब हम उस सूत्र में मान रख कर देखते हैं। सूत्र है आपके पास 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर से HCF गुणित LCM। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्याएं हमारे पास 510 और 93 बराबर से HCF 2 गुणित LCM 23,460। तो यहाँ पर आप 23,460 में 2 का गुणा कर कर देख सकते हैं। 2 शून्य 0, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, है ना, 46,920। और आप इनका गुणा कर कर देख लीजिएगा तो इसका आंसर भी आएगा आपके पास 46,920। मतलब कि यहाँ पर दोनों के मान बराबर आ चुके हैं, मतलब कि ये सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। अब हम बढ़ते हैं इसी के तीसरे सवाल की तरफ। तो देखिए हमें तीसरे में दिया है 336 और 54। सबसे पहले हम इसके HCF और LCM का मान निकालते हैं।
तो यहाँ पर आप देखिए 336 का हम गुणनखंड निकालते हैं। 2 एक कम 2 बचा 1, 2 छिंग 12 बचा 1, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 2 चौ 8, 2 चौ 8, 2 एक 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 21 में 3 का भाग जाएगा 7 बार, 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। इसी प्रकार 54 का निकालते हैं हम। 2 दूनी 4 बचा 1, 2 7 14, 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 एक कम 3। मतलब कि 336 के यहाँ पर है ना, 336 का आपके यहाँ पर गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। इसे हम लिख सकते हैं 2 यहाँ पर 4 बार है तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणित 3 गुणित 7। इसी प्रकार 54 के गुणनखंड है आपके पास 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। यहाँ पर 3 है ना, 2 गुणित 3 यहाँ पर 3 बार तो हम लिख सकते हैं 3 की घात 3। तो आइए हम इसका HCF निकालते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HCF बराबर से यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में पहली जो ओविनिष्ट संख्या है वह है 2। तो HCF में हम सबसे छोटी घात का गुणनफल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी घात है 2 की घात 1 गुणित इनमें दूसरी ओविनिष्ट संख्या है 3। 3 में सबसे छोटी घात है 1 तो हम लिखेंगे 3 की घात 1। तो यहाँ पर आपका HCF निकल कर आ जाएगा 6। अब हम निकालते हैं LCM। तो LCM बराबर से क्या होता है, ओविनिष्ट संख्या में सबसे बड़ी घात का गुणनफल और बाकी संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओविनिष्ट संख्या यहाँ पर क्या है, ओविनिष्ट संख्या है 2, इसमें सबसे बड़ी घात है 2 की घात 4 गुणित यहाँ पर दूसरी ओविनिष्ट संख्या है 3, इसमें सबसे बड़ी घात है 3 तो यहाँ पर लिख देंगे 3 की घात 3, बचा क्या 7। तो आप इसका गुणा कर दीजिए। 2 की घात 4 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणित 3 की घात 3 मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27 गुणित 7। तो आप इनका गुणा कर सकते हैं आगे है ना, 16 गुणित 7 7 49 का 9 हासिल का 4, 7 दूनी 14, 14 4 18। तो 16 और 189 का जब आप गुणा करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 3024। तो HCF आपके पास आया है 6 और LCM आया है आपके पास 3024। तो आप यहाँ पर सूत्र में मान रखकर यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं। सूत्र है आपके पास 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर से HCF गुणित LCM। संख्या है हमारे पास 336 और 54 बराबर से HCF का मान है 6 गुणित LCM का मान है 3024। तो आप इनका गुणा करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 6 चौ 24 का 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 4 14, 14 का 4 हासिल का 1, यहाँ पर 6 शून्य शून्य और 1 1 6 तिया 18। कितना आया आपके पास 18,144। अब आप 336 में 54 का गुणा कर देख सकते हैं, इसका मान भी आएगा 18,144। मतलब कि यहाँ पर दोनों के मान यहाँ पर बराबर आ चुके हैं। तो ये प्रश्न भी आपका सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न 2 को हल करना था। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। तो देखिए हमें प्रश्न 3 दिया है, HCF तथा LCM का मान ज्ञात कीजिए। पहला 12, 15 और 21, दूसरा 17, 23 और 29, तीसरा 8, 9 और 25। तो हमें इनके HCF तथा LCM के मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हल। पहला सवाल हम लेते हैं 12, 15 और 21। हमें HCF और LCM का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 12 के हम निकालते हैं गुणनखंड 3 है ना, 2 से हम भाग देकर देखते हैं। 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 15 के 3 5 15, 5 एकम 5। 21 के 3 7 21 और 7 एकम 7। मतलब कि 12 के यहाँ पर गुणनखंड निकले आपके पास
2 गुणित 3, हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 3। 15 के गुणनखंड निकले आपके पास 3 गुणित 5 और 21 के आपके पास गुणनखंड निकले हैं 3 गुणित 7। आइए हम इसका HCF निकालते हैं। तो देखिए HCF बराबर से, HCF मतलब कि ओवेनिस्ट में सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तीनों में ओवेनिस्ट है 3 और 3 में सबसे छोटी घात है आपके पास 1, तो मतलब कि HCF आ जाएगा आपके पास 3। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मतलब कि ओवेनिस्ट में सबसे बड़ी घात और बची संख्याओं का गुणनफल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवेनिस्ट है हमारे पास 3, 3 में सबसे बड़ी घात है 1, तो 3 की घात 1 गुणित बचा 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। तो आप इनका गुणा कर दीजिए। 3 गुणित 2 की घात 2 मतलब 4 गुणित 7 पाना 35 बराबर से 3 चौक 12 गुणित 35। अब आप यहाँ पर 35 में 12 का गुणा कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपके पास 420। HCF आ गया आपके पास 3 और एलसीएम का मान आया है आपके पास 420। तो इस प्रकार से हल करना है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड सवाल की तरफ। सेकंड सवाल में आपको दिया है 17, 23 और 29। इसका हमें HCF और एलसीएम के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 17। 17 में 70 का भाग केवल एक बार जाएगा। 23 में किसी और का भाग नहीं जाएगा, सिर्फ 23 का भाग जा सकता है, तो 23 एकम 23। 29 में भी केवल 29 का ही भाग जा सकता है, तो 29 एकम 29 मतलब 17 का गुणनफल आया है आपके पास 17। 17 बस आया है तो हम इसे गुणा है ना, हम इसे गुणे में एक भी लिख सकते हैं। 23 को हम गुणे में एक भी लिख सकते हैं और 29 को हम गुणे में एक भी लिख सकते हैं। अब हम निकालते हैं HCF मतलब कि ओवेनिस्ट में सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों में ओवेनिस्ट है 1 और इसकी सबसे छोटी घात भी होगी 1, तो मतलब HCF का मान आया है आपके पास 1। अब हम निकालते हैं LCM मतलब कि ओवेनिस्ट में सबसे बड़ी घात और बची संख्याओं का गुणनफल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवेनिस्ट है 1, इसमें सबसे बड़ी घात भी होगी 1 गुणित संख्या बची है आपके पास 17 गुणित 23 गुणित 29। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 11,339। HCF आ गया है आपके पास 1 और LCM आ गया आपके पास 11,339। अब हम बढ़ते तीसरे सवाल की तरफ। तो देखिए तीसरा आपको दिया है 8, 9 और 25। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर 8 का, है ना, 8 के गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 के 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25 है ना, 55 में 25, 5 एकम 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 के गुणनखंड निकले हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, हम इसे ले सकते हैं 2 की घात 3। 9 के गुणनखंड निकले हैं यहाँ पर 3 गुणित 3, हम इसे ले सकते हैं 3 की घात 2। और 25 के गुणनखंड निकले यहाँ पर 5 गुणित 5 और हम इसे ले सकते हैं 5 की घात 2। तो देखिए हम यहाँ पर निकालते हैं इसका HCF। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तीनों में कुछ भी ओवेनिस्ट नहीं है, लेकिन हम इनके गुणे में एक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों का ओवेनिस्ट हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आएगा 1। अब हम निकालेंगे LCM। LCM में देखिए सबसे बड़ी घात क्या है 1 की, 1 ही है, तो 1 आएगा गुणित जो बची संख्या है, क्या बची आपके पास 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2, इनका गुणा कर दीजिए। तो 2 की घात 3 मतलब कि 8 गुणित 3 की घात 2 मतलब कि 9 गुणित 5 की घात 2 मतलब 25। 8 9 72 गुणित 25, और जब 25 में आप गुणा करेंगे 72 का तो आंसर आएगा आपके पास
1800। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हल करना था। आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न 4 दिया है कि 306 और 657 का HCF 9 है और आपको 306 और 657 का यहाँ पर आपको LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको संख्या के दिया है 306 और 657, HCF का मान दिया है आपको 9 और आपको LCM ज्ञात करना है। तो हम LCM का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर से HCF गुणित LCM। दो संख्या हमें दी है 306 गुणित 657 बराबर से HCF का मान आपको दिया है 9 गुणित और LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे LCM बराबर से 306 गुणित 657। इधर बराबर में 9 है तो इधर आके बटे का हो जाएगा। तो हम भाग देकर देखते हैं। तो हम देखते हैं 306 में 9 का भाग। तो देखिए 3 3 9, यहाँ पर 3 1 3, 0 को 0, 3 दूनी 6, फिर 3 1 3, यहाँ पर 3 3 9, बचा 1, 3 4 12। तो वहाँ पर हम लिखेंगे अगली स्टेप में LCM बराबर से 34 गुणित 657, है ना। तो जब आप 34 में 657 का आप गुणा करेंगे तो आंसर आपके पास निकल कर आ जाएगा 22,338। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया है। LCM का मान आपके पास निकल कर आ गया है 22,338। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न 5 आपको दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कि यहाँ पर आपको सवाल में दिया है, सवाल में आपको दिया 6 की घात n और जहाँ पर n क्या है, एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या का मान 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। यह बात आपकी क्लियर हो जाती है। यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको n का एक ऐसा मान बताना है जिसके लिए संख्या जो 6 की घात n है वह अंक 0 पर समाप्त हो। अंक 0 पर समाप्त हो मतलब कि जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 30 हो गया, है ना। ऐसे जो संख्या है जिनमें जो अंक है आखिरी अंक 0 होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संख्या है वह 0 पर समाप्त हो रही है। तो देखिए जो सारी संख्या है इन पर 5 का भाग जाता है ना, इन पर 5 का भाग जाता है। मतलब कि इनका अभाज्य गुणनफल क्या होता है, 5 होता है। तो इस प्रकार से हमें बताना है कि n का ऐसा कौन सा मान है। तो आइए हम सवाल को हल करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे यदि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो तो अभाज्य गुणनखंड 5 होगा, है ना। यदि 0 पर समाप्त होगी तो उसके लिए अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे लेकिन 6 की घात n के लिए, है ना। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3। जब आप 2 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा की पावर n। मतलब कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है और 3 है। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है और 3 है। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं मतलब कि है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 6 की घात n के अभाज्य
गुणनखंड 2/3 है ना। यहाँ पर 6 के हाथ n के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है ना, लेकिन आखिरी अंक 0 पर समाप्त होने के लिए है ना अभाज्य गुणनखंड हमें क्या चाहिए था 5, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको जांच करना था। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न 6 दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्याएं है ना। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, है ना। भाज्य संख्या अर्थात ऐसी संख्या, है ना, भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनमें की भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है, रफ में आपको समझाता हूँ, है ना। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके गुणनखंड जो होते हैं, है ना, जिनके गुणनखंड जो होते हैं, भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनमें स्वयं का और एक के अलावा अन्य गुणनखंड हो सकते हैं, यानी कि स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या का भाग जा सकता है, हम उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 10, 9। और अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनमें स्वयं के अलावा कि और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 5 हमने एक अभाज्य संख्या ली है, इसमें केवल 5 और 1 का भाग जा सकता है। 13 में केवल 13 और 1 का भाग जा सकता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जा सकता, हम उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये और ये भाज्य संख्या है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले इसको हम a मान लेते हैं, है ना। हम लिखते हैं a बराबर से क्या दिया हमें 7 × 11 × 13 धन 13। तो हम इसे आगे सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों पदों से 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 गया बाहर तो अंदर क्या बचेगा 7 × 11 गुणित 13 तो बाहर चल गया, तो यहाँ पर इसका मान बचेगा 1 धन, यहाँ पर भी 13 बाहर चल गया तो इसका मान बचेगा अंदर 1। तो यहाँ पर 13 अंदर 7 × 11 कितना होता है 70 धन 1। तो यहाँ पर 13 गुणित कितना आ गया 77 और 1 कितना होता है 78। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 गुणित 78 आया है, यानी कि यहाँ पर आपको संख्या क्या दी थी, संख्या आपको, है ना, ये दी थी, है ना। तो मतलब कि यहाँ पर देखिए यदि आप इन संख्याओं को आपस में गुणा करके जोड़ते तो यहाँ पर इसका आंसर आता 1014। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1014 में 13 और 78, 13 गुणित 78, है ना, इसके गुणनखंड निकल कर आया है, यानी कि यहाँ पर 1014 में स्वयं का और एक के अलावा 13 और 78 का इसके गुणनखंड निकल कर आया है, यानी कि यह क्या होगी एक भाज्य संख्या होगी। तो यह आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम ये वाली संख्या को b मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको b मान लिया है। तो देखिए हम इन दोनों पदों में से 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर बचेगा 7 गुणित 6 गुणित 5 बार गया, तो 5 में से 5 का भाग 5 में एक बार जाता है, गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 में 5 का भाग जाता है एक बार। तो यहाँ पर 5
अंदर में यदि आप इन सब का गुणा कर देंगे, इन सब का गुणा करने पर आपके पास आंसर आएगा कितना, 1008 धन 1 का धन 1। तो वहाँ पर 5 गुणित कितना आया, 1009। मतलब कि यदि आप इन सभी संख्या का गुणा करके 5 में जोड़ते तो इसका आंसर जो आता है ना, उसमें जो गुणनखंड निकल कर आया है उसके और 1 के अलावा उसमें 1009 और 5 के गुणनखंड निकल कर आ गए हैं। मतलब कि ये क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। तो यह फाइनली सिद्ध हो जाता है कि जो आपको ए और बी संख्या दी है दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना था। आइए अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न 8 की तरफ। तो देखिए हमारी इस प्रश्नावली 1.2 का लास्ट सवाल प्रश्न 7 है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर एक दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सीधा सा यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि एक खेल का मैदान है ना, खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ना। मतलब कि एक रास्ता है जो कि गोल गोल घूमता है ना। मैदान के चारों ओर क्या है, एक रास्ता है जो कि गोल गोल घूमता है। अब इस मैदान का एक चक्कर लगाने में जो सोनिया नाम की जो लड़की है, सोनिया नाम की लड़की को कितने मिनट लगते हैं, सोनिया नाम की लड़की को लगते हैं 18 मिनट। लेकिन जो एक रवि नाम का लड़का है, रवि नाम के लड़के को इस मैदान का चक्कर लगाने में लगते हैं 12 मिनट। मतलब कि सोनिया धीरे धीरे चक्कर लगाती है और रवि तेज तेज चक्कर लगा लेता है। तो आपको यह बताना है कि यदि वे एक स्थान पर है ना, मान लीजिए इस स्थान पर और एक ही समय पर एक दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने टाइम बाद वे पुनः जहाँ से उन्हें चलना प्रारंभ करे थे वहीं पर मिलेंगे, है ना। मान के चलिए यदि दोनों यहाँ से दोनों यदि चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं, है ना, एक ही समय पर, तो कितने समय बाद वे पुनः जहाँ से उन्होंने प्रारंभ करे थे वहीं पर मिलेंगे। तो आपको यह बताना है। तो इसको बताने के लिए हमें एलसीएम का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यदि आप एलसीएम का मान ज्ञात कर लेते हो तो एलसीएम का मान ही है ना बेसमय कहलाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि है ना, हमें एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। किसका ज्ञात करना पड़ेगा, हमें 18 और 12 का, है ना, क्योंकि यहाँ पर 18 मिनट और 12 मिनट आपको दिए हैं। तो यदि आप एलसीएम ज्ञात करके, है ना, 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया संख्या 18 और 12। तो हम इसका सबसे पहले निकालेंगे HCF, फिर निकालेंगे LCM। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 18 के सर्वप्रथम हम गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। 12 का 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। मतलब कि यहाँ पर आपके 18 के गुणनखंड निकले हैं 2 गुणित 3, या फिर हम इसे ले सकते हैं 2 गुणित 3 की घात 2। और 12 के आपके गुणनखंड निकले हैं 2 गुणित 3, या फिर हम इसे ले सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 3। तो हम इसका HCF निकालेंगे
तो देखिए HCF मतलब कि ओवेनिस्ट में सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पर पहली ओवेनिस्ट संख्या है 2, 2 में सबसे छोटी घात है 1, तो हम लिखेंगे 2 की घात 1 गुणित दूसरी ओवेनिस्ट संख्या है 3, 3 में सबसे छोटी घात है 1, तो हम लिखेंगे 3 की घात 1, मतलब कि यहाँ पर 2 गुणित 3 बराबर हो जाएगा 6। अब LCM मतलब कि ओवेनिस्ट में बड़ी घात और बची संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए ओवेनिस्ट है यहाँ पर 2, 2 में सबसे बड़ी घात है 2, तो 2 की घात 2 गुणित यहाँ पर ओवेनिस्ट है 3, 3 की सबसे बड़ी घात है 2, तो मतलब 3 की घात 2, बचा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम इसे सोल्व करते हैं, तो 2 की घात 2 मतलब 4 और 3 की घात 2 मतलब 9, 9 में जब आप 4 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 36, यानी कि LCM आपके पास आ चुका है 36, और जो आपका LCM है वही आपका समय हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 7 सोल्व करना था। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 के सारे सवालों को हल कर लिया है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में जवाब देने की कोशिश कर लेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में।